पावर प्लांट विद राहुल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं टीडीवीपी का रोलिंग प्रोसीजर का पार्ट 3 पे वीडियो बना रहा हूं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। जो वीडियो लोग नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद पार्ट 3 का वीडियो देखें ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर आएगा समझ में कि टीडीवीपी का रोलिंग कैसे हम लोग करते हैं और टीडीवीपी ड्रम लेवल को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे उसको हम लोग सर्विस में लाते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा कि टीडीवीपी को रोलिंग करने से पहले बहुत सारा स्टेप से आपको फॉलो करना पड़ता है। पहले आपको ईसीडब्ल्यू सिस्टम को चार्ज करना पड़ता है। ईसीडब्ल्यू सिस्टम हम लोग क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि वहां पे आपको लूब वाइल कूलर में कूलिंग करने के लिए जाता है लूब वाइल को, एंड मैकेनिकल सील को कूल करने के लिए भी आपका ईसीडब्ल्यू सिस्टम जाता है। उसके बाद हम लोग लूब वाइल सिस्टम को चार्ज किए थे। लूब वाइल सिस्टम का चार्ज हम लोग क्यों करते हैं? ताकि उसके बियरिंग को कूल करने के लिए। थर्ड स्टेप हम लोग क्या किए थे कि फीड वाटर सिस्टम को चार्ज किए थे। बूस्टर पंप एंड मेन पंप जो बॉयलर फीड पंप को हम लोगों ने सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व को हम लोग क्लोज रखे थे। सक्शन वाल्व ओपन करके हम लोग फीड वाटर सिस्टम को अप टू द डिस्चार्ज वाल्व तक चार्ज कर दिए थे। रिसर्कुलेशन को हम लोग ओपन रखे थे। सारा वेंट और जो है ओपन पहले वेंटिंग करवा के हम लोग वेंट बंद क्लोज कर दिए थे और ड्रेन सारा बंद था। फोर्थ स्टेप हम लोग क्या किए थे कि टरबाइन का लाइनअप किए थे। टरबाइन का लाइनअप मतलब क्या कि टरबाइन को बारिंग पे लाए थे। टीडीवीपी का बारिंग स्पीड जो है वो 380 से 450 आरपीएम तक वेरी करता है। उसके बाद का हम लोग नेक्स्ट स्टेप था कि टीडीवीपी का ग्लेन स्टीम चार्ज किए थे। ग्लेन स्टीम चार्ज करने के बाद टीडीवीपी को कंडेंसर से कनेक्ट किए थे, वैक्यूम से कनेक्ट किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा इसको क्लोजली मॉनिटर करते हुए वैक्यूम प्रेशर को देखते हुए ये स्टेप को फॉलो करना है। टीडीवीपी को वैक्यूम से कनेक्शन करने के बाद फिर हम लोग का टीडीवीपी का गवर्निंग सिस्टम को हम लोग चार्ज किए थे। गवर्निंग सिस्टम चार्ज करने के बाद जो 17 मीटर पर जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है उसको ओपन करके हम लोग टीडीवीपी का गवर्निंग सिस्टम को चार्ज किए थे। उसके बाद का स्टेप था टीडीवीपी रोलिंग का। टीडीवीपी रोलिंग का आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो टीडीवीपी का स्टॉप वाल्व ओपनिंग का। स्टॉप वाल्व ओपनिंग का भी हम लोग पार्ट 2 वीडियो तक हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल वाल्व का ऑपरेशन, कि कंट्रोल वाल्व में हम लोग किस प्रकार से टीडीवीपी का स्पीड बढ़ाते हैं। ये स्पीड रेफरेंस क्या चीज होता है, एनआरटीडी क्या है, एनआर क्या है, डिमांड क्या है, पोजीशन क्या है, और टीडीवीपी के स्पीड को हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं और किस प्रकार से टीडीवीपी को हम लोग सर्विस में लाके ड्रम लेवल को मेंटेन करते हैं। तो सारा डिटेल हम लोग इसमें देखेंगे। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक बने रहे ताकि आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि टीडीवीपी को कैसे सर्विस में लाना है। और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम कमेंट में रिप्लाई देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी इस टॉपिक पे, पावर प्लांट में तो बहुत सारा टॉपिक पे, तो डिफरेंट टॉपिक पे हम वीडियो आपके लिए लाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टीडीवीपी रोलिंग। टीडीवीपी रोलिंग करने के लिए आपके पास स्टीम का सोर्स होना चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन में आपके पास सिर्फ स्टीम जो है पीआरडीएस में रहता है। ऐसी टीडीवीपी रोलिंग करने के लिए आपके पास 3 सोर्स है स्टीम का, पीआरडीएस का, सीआरएच लाइन का एंड आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम का। तो इनिशियल कंडीशन में आपका आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम एंड सीआरएच अवेलेबल नहीं रहता है और टीडीवीपी को आपको रोल करना है। तो रोलिंग कहां से कीजिएगा? तो आपके पास पीआरडीएस का स्टीम सोर्स है। तो पीआरडीएस का स्टीम सोर्स से हम लोग स्टीम को रोलिंग करते हैं। तो 3 सोर्स है हमारे पास। एक आपका पीआरडीएस सिस्टम है, सेकंड आपका सीआरएच लाइन है और थर्ड आपका जो है वो आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम है। ठीक है। और आपके पास 2 कंट्रोल वाल्व है, एक्सोटिक कंट्रोल वाल्व एंड द मेन कंट्रोल वाल्व। जब आप पीआरडीएस या सीआरएच स्टीम यूज करते हैं तो इसके लिए आपको एक्सोटिक कंट्रोल वाल्व से आपको टीडीवीपी को रोलिंग करना है, वहीं से आपको स्पीड घटाना या बढ़ाना है। और जब आपके पास आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम अवेलेबल हो जाए तो ये है मेन कंट्रोल वाल्व से हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए आपके पास 2 कंट्रोल वाल्व है और इसमें हम लोग ऑटोमेटिक चेंज ओवर भी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहले लाइन डायग्राम, कैसा लाइन डायग्राम है।
देखिए पीआरडीएस का आप देखिएगा, एक आपका पीआरडीएस का सोर्स लाइन है, पीआरडीएस का, ठीक है। पीआरडीएस में देखिएगा एक आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, ठीक है, और एक आपका सीआरएस का लाइन आता है, यहां से सीआरएस का लाइन होता है, और सीआरएस के लाइन में आपका मोटराइज वाल्व होता है, ठीक है, मोटराइज वाल्व होता है। आपका यहां पे जो आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन भी होता है, और यहां भी आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन होता है, ठीक है, टेम्परेचर लाने के लिए एटमॉस्फेरिक ड्रेन होता है लाइन, और इसी से एक लाइन आपका एचडीएफटी फ्लश टैंक में भी जाता है, ठीक है। यहां से क्या होता है, ये दोनों लाइन आपस में मैच करता है, मिलता है, ठीक है, और यहां से आपका ये लाइन चला जाता है एक्सिलरी कंट्रोल वाल्व में, एक्सिलरी कंट्रोल वाल्व में जाता है लाइन, ठीक है। एक्सिलरी कंट्रोल वाल्व के लाइन से क्या होता है कि यहां से जो एक लाइन निकलता है, यहीं से आपका एक वार्म अप लाइन होता है, ठीक है, जो कि मोटराइज वाल्व होता है, ठीक है, मोटराइज वाल्व होता है, इसको हम लोग बहुत पतला लाइन होता है मोटराइज वाल्व का, और ये लाइन जो होता है यहीं पे आपका सेफ्टी वाल्व रहता है, ठीक है, इसी लाइन में आपका सेफ्टी वाल्व भी रहता है। अगर इस लाइन का किसी कारण से प्रेशर बढ़ गया तो सेफ्टी आपका पॉपअप करेगा, ठीक है। यहां से क्या होता है, ये लाइन और ये आपका एक आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम है, यहां भी तीसरा सोर्स क्या है, आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम। ये लाइन जो आता है यहां पे ऐसे करके आया लाइन, इस लाइन में क्या होता है आपका मैनुअल वाल्व रहता है, ठीक है, मैनुअल वाल्व रहता है, और ये लाइन क्या होता है यहां आपस में मैच होके आपका टीडीबीएफपी में चला जाता है। चलिए, ये आपका लाइन डायग्राम है। पीआरडीएस में आपका मैनुअल वाल्व है, सीआरएस में मोटराइज है, और आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम में भी आपका मैनुअल वाल्व है। यहां पे आपको जो स्टीम है ये आपका टीडीबीएफपी में आपका चला जाता है, ठीक है, और यहां पे आपका क्या है मेन कंट्रोल वाल्व, स्टॉप वाल्व, यहाँ स्टॉप वाल्व में जाता है सबसे पहले आपका स्टीम स्टॉप वाल्व में जाएगा, फिर आपका मेन कंट्रोल वाल्व होते हुए आपका टीडीबीएफपी में चला जाता है, ठीक है। ये आपका लाइन डायग्राम। आपका इनिशियल कंडीशन में आपके पास पीआरडीएस का स्टीम है, तो पीआरडीएस को क्या करते हैं, ये आपका मैनुअल वाल्व को हम ओपन करते हैं, आफ्टर आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन को ओपन करके आपका मैनुअल आइसोलेशन वाल्व से पहले आपका एटमॉस्फेरिक ड्रेन है उसको आप ओपन कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे आपका लाइन आता है, यहां से आपका एसीबी कंट्रोल वाल्व में जाता है, तो एसीबी जो आपका एक्सिलरी कंट्रोल वाल्व है, मेन वाल्व है, ये आपका ऑयल ऑपरेटेड वाल्व है, ये आपका ऑयल ऑपरेटेड वाल्व है, ठीक है, ये आपका ऑयल ऑपरेटेड वाल्व हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, और ये यहाँ पे ऑयल कहां से आता है, टीडीबीएफपी गवर्निंग रैक से आता है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी ऑयल प्रेशर आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका जो बाईपास लाइन है मोटराइज वाल्व है, इसको आपको ओपन कर देना है, ठीक है। ये ओपन करने के बाद आप क्या कीजिए कि इसका बहुत सारा जो ड्रेन है इस लाइन में, जो ड्रेन है वेंट है, जैसे वेंट आपका ये एक्सबी 31 जो डेली 17.5 मीटर के आसपास होता है, ये आपका जो वेंट लाइन है, तो जो भी इस लाइन में जितना भी वेंट है या ड्रेन है सबको आपको मतलब सॉरी वेंट को ओपन कर देना है, और एटमॉस्फेरिक ड्रेन को भी ओपन कर देना है। ये हम लोग क्यों ऐसा करते हैं, ताकि आपका स्टीम का पैरामीटर आ सके। टरबाइन के अंदर जब आप स्टीम को इंटर कराइएगा तो एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो जनरली आपका जो लाइव स्टीम प्रेशर है, लाइव स्टीम प्रेशर एंड लाइव स्टीम टेम्परेचर जो है आपको जो उसका केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए आपको लाइव स्टीम टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लाइव स्टीम जनरली टेम्परेचर हम लोग इसका 270 डिग्री के आसपास रखते हैं, जनरली कहीं 270 या 250 के आसपास आपको इसका स्टीम रखना है, ठीक है। तो इसलिए जब तक आपका ये टेम्परेचर नहीं आ जाए तब तक आपको स्टॉप वाल्व को ओपन नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आपका इसीलिए जो है हम लोग वेंट और ड्रेन को ओपन रखते हैं। जब आपका स्टीम का पैरामीटर मिल जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप वाल्व में ओपनिंग कमांड देंगे।
स्टॉप वाल्व में ओपनिंग कमांड देंगे। स्टॉप वाल्व ऑपरेशन मैं आपको बता चुका हूं कि स्टॉप वाल्व ऑपरेशन कैसे करते हैं, ट्रिप वाल्व जनरेट करके। जैसे ही स्टॉप वाल्व आपका ओपन हो गया तो अब क्या करना है कि आपको जो स्पीड रेफरेंस का पेज है, स्पीड रेफरेंस के पेज पे 1000 आरपीएम दे देना है। ठीक है, स्पीड रेफरेंस के पेज पे जाके आपको 1000 आरपीएम आपको दे देना है। अभी आपका TDBAP बारिंग गियर पे है, अपने स्पीड रेफरेंस पे 1000 आरपीएम आपने दे दिया। तो सिमिलर तो यहां भी वही फंडा है एनआर और एनआरटीडी का। आपका एनआर, आपने एनआर दिया, आपका एनआर है, एनआरटीडी है। तो एनआरटीडी आप समझ रहे हैं कि आपने स्पीड रेफरेंस पे 1000 आरपीएम दे दिया। अब वहां पे देखेगा कि टरबाइन का जो शाफ्ट का जो टेम्परेचर है, केसिंग टेम्परेचर है, उसको देखते हुए एनआरटीडी आउटपुट निकालेगा। तो एनआर का आउटपुट एनआरटीडी के पास आएगा। एनआरटीडी कितना स्पीड उसको दिया जाए वो आपको कैलकुलेट करता है टेम्परेचर को देखते हुए। उसका जो नहीं आप टरबाइन में पढ़े होंगे टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर, तो ये स्ट्रेस को देखते हुए, उसका केसिंग के टेम्परेचर को देखते हुए, आपका जो टरबाइन का जो रोटर शाफ्ट है उसका टेम्परेचर को देखते हुए एनआरटीडी आपका वैल्यू निकालेगा। और एनआरटीडी जैसे जितना वैल्यू आपको निकालेगा वो आपको डिमांड में आता है, डिमांड में आता है। और डिमांड के हिसाब से आपका पोजीशन होता है कंट्रोल वाल्व का। ठीक है, तो एनआरटीडी मान लिया आपका, अगर आपका पैरामीटर है, आपको स्ट्रेस एडमिसिबल लिमिट में है, तो एनआरटीडी आपका 1000 आरपीएम मान लो निकाल दिया। तो जैसे एनआरटीडी 1000 आरपीएम निकालता है ये, तो वो वहां से फीडबैक आता है डिमांड में कि आपको डिमांड आया कि इतना % आपको कंट्रोल वाल्व को ओपन करना है। तो कंट्रोल वाल्व ओपन होगा तभी तो स्टीम टरबाइन के अंदर इंटर करके और टरबाइन के आरपीएम को इंक्रीज करेगा। तो डिमांड दिया, मान ली डिमांड आपको आया 10% का। तो अब कंट्रोल वाल्व का एक्चुअल पोजीशन डिमांड के हिसाब से पोजीशन आएगा। पोजीशन क्या होगा कि हो सकता है 10 से 12% में आपका उतना आरपीएम अचीव हो जाए। अगर अचीव नहीं होगा तो फिर पोजीशन बढ़ाते जाएगा वो। ठीक है, तो 1000 आरपीएम मान ली आ गया। जैसे 1000 आरपीएम पे अब आएगा तो आप देखिएगा आपको वहां पे दो चीज ऑब्जर्व करना है। आपका जीओपी स्टॉप हो जाना चाहिए और टरबाइन का बारिंग गियर वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। तो TDBAP का यदि जीओपी 540 आरपीएम और बारिंग गियर भी 500 आरपीएम के ऊपर में क्लोज हो जाता है, मतलब 500 आरपीएम या 550 आरपीएम के बाद आपका दोनों क्लोज हो जाना चाहिए। आपको ये इंश्योर कर लेना कि आपका जीओपी आपका स्टॉप हुआ कि नहीं, बारिंग गियर वाल्व क्लोज हुआ कि नहीं, आपको ये चेक कर लेना है। धीरे धीरे आपको क्या करना है कि जो भी आपने वेंट सब ओपन रखा था या ड्रेन वगैरह सबको क्लोज कर देना है। ठीक है, आपका जो EXB 31 ये सब आपको क्लोज कर देना है, एटमॉस्फेयर ड्रेन सब आपको क्लोज कर देना है। ठीक, अब आपको 1000 आरपीएम पे सोकिंग करना है एटलीस्ट हाफ एन आवर। और अब सोकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपका शाफ्ट का टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाता है स्टीम के साथ, लेकिन केसिंग का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाता है। तो केसिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आपको सोकिंग देना पड़ता है। और फिर आपको केसिंग के टेम्परेचर को देखते हुए आरपीएम इंक्रीज करना है। अगर मान लिया आपका केसिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और आपने 1500 आरपीएम दे दिया, 2000 आरपीएम दे दिया, तो वो एनआरटीडी निकालेगा ही नहीं वैल्यू। एनआरटीडी देखेगा कि भाई आपका शाफ्ट का टेम्परेचर और केसिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस आ चुका है, तो थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस को रोकने के लिए एनआरटीडी आपको स्टॉप कर देगा और आपका TDBAP का स्पीड बढ़ने नहीं देगा। तो आपको जो केसिंग टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। केसिंग टेम्परेचर जो 50% और एक 100% होता है, ये आपको देखते रहना है। और केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए फिर आपको TDBAP का आरपीएम बढ़ाना है। और आपको क्या करना है, जो एक्चुअली कंट्रोल वाल्व अभी तो आपका PRDS से चार्ज कर रहे हैं, एक्चुअली कंट्रोल वाल्व में आपको इस टाइप का रहेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा और यहां पे आपको देना है। जैसे आपको प्रेशर सेट कर दिए 2 kg प्रेशर स्टार्टिंग में, 2 kg/cm²। जो लाइव स्टीम प्रेशर है इतना आपको मेंटेन रखना है। लाइव स्टीम प्रेशर आपको दे दिए, उसके हिसाब से क्या होगा कि एक्चुअली कंट्रोल वाल्व उतना ओपन होगा। ठीक है, सॉरी, तो मेंटेन करने के लिए उतना एक्चुअली कंट्रोल वाल्व को ओपन करेगा। ठीक है, जैसे आपका 1000 आरपीएम पे आपने हाफ एन आवर रखा, फिर आप इसके आरपीएम को 1500 आप कर दीजिए।
ठीक है। 1500 करने के बाद फिर उसको आप देखिएगा, यहां पे 1500 पे आप क्या देखिएगा कि आपका जो है जो डिस्चार्ज वाल्व है वो आपका ओपन हो जाएगा, डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। और रिसर्कुलेशन वाल्व, इसमें डिस्चार्ज वाल्व में आपका एक सीएनआई का न्यूमेटिकली रिसर्कुलेट एक वाल्व होता है, वो आपका वाल्व क्लोज हो जाएगा। यानी डिस्चार्ज वाल्व ओपनिंग का लॉजिक है कि आपका 20 kg पर सीएम स्क्वायर प्रेशर एंड 1200 या 1500 आरपीएम है, उस आरपीएम के आने के बाद ही आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा। ठीक है, आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो गया। और एक चीज और याद रखिएगा कि डीडीबीएपी स्टार्ट जब मतलब आप आरपीएम देते हैं 1000 आरपीएम, उससे पहले आपको एक सक्शन डिपेंडेंट फ्लो, स्पीड डिपेंडेंट सक्शन फ्लो होता है, उसको आपको सीएनआई से आप फोर्स करवा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर उतना फ्लो नहीं मिला, स्पीड डिपेंडेंट सक्शन फ्लो अगर उतना नहीं मिलेगा तो डीडीबीपी को ट्रिप करा देता है। स्पीड डिपेंडेंट सक्शन फ्लो, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे आप 1000 आरपीएम दिए तो 1000 आरपीएम के हिसाब से डिजाइनर बनाता है कि इतना सक्शन फ्लो होना ही चाहिए। अगर उतना सक्शन फ्लो अगर आप नहीं मिलता है तो डीडीबीपी को ट्रिप करा देगा। तो स्पीड डिपेंडेंट सक्शन फ्लो का आप सीएनआई से देख के उसको आप इनिशियल में फोर्स करा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप जैसे आप आरपीएम बढ़ता है तो आप इसको नॉर्मलाइज करवा लीजिएगा। ठीक है, ये जरूर आप करवा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम 1500 आरपीएम दिए, 1500 आरपीएम के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि केसिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं। फिर केसिंग टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर आप उसमें 2000 आरपीएम दीजिए। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग 4000 आरपीएम तक ले जाते हैं। और 4000 आरपीएम पे आप देखिएगा क्या कि आपका जो केसिंग टरबाइन का जो केसिंग ड्रेन था वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आपका दो केसिंग ड्रेन मैंने बताया था कि केसिंग ड्रेन ओपन होना चाहिए, तो आपका केसिंग ड्रेन का लॉजिक है दोनों केसिंग ड्रेन आपका क्लोज हो जाएगा। रेफरेंस में आपने 1000 आरपीएम दिया, स्पीड रेफरेंस में आपने 1000 आरपीएम सेट कर दिया। स्पीड रेफरेंस तो एनआर जो है उस पे आपका 1000 आरपीएम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एनआर पे। उसके बाद एनआर का वैल्यू जो आउटपुट है वो एनआरटीडी में जाएगा। और एनआरटीडी यहां देखेगा, क्या देखेगा, केसिंग टेम्परेचर। केसिंग टेम्परेचर जो आपका 50% वाला, 50% का केसिंग टेम्परेचर देखेगा। केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए एनआरटीडी अपना आउटपुट निकालता है। ठीक है, तो केसिंग टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सी के से ऊपर होना चाहिए। इफ द केसिंग टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सी, देन एनआरटीडी आपका जो एनआर की वैल्यू को एनआरटीडी निकालेगा 1000 आरपीएम। आपको अगर 1500 आरपीएम देना है स्पीड डिफरेंस में, तो उसमें आपका जो केसिंग टेम्परेचर है, ध्यान रखिए केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए एनआरटीडी निकालेगा, नहीं तो स्ट्रेस के वैल्यू को देखते हुए। तो केसिंग टेम्परेचर 150 डिग्री सी आसपास होना चाहिए, तभी आपका आप स्पीड डिफरेंस में 1500 डालिएगा। ठीक है, तो केसिंग टेम्परेचर आपको अगर 2000 आरपीएम डालना है, फिर केसिंग टेम्परेचर और देखते हुए आपको आरपीएम डालना है। ठीक है, आपको मान लीजिए केसिंग टेम्परेचर 110 डिग्री से आपको मिल गया, तो यहाँ एनआरटीडी जो है एनआर का जितना वैल्यू रहेगा वो 1000 आरपीएम निकालेगा। ठीक है, ये एनआरटीडी क्या करेगा, एनआरटीडी का जो वैल्यू है, ठीक है, आपका स्पीड कंट्रोलर एक है। स्पीड कंट्रोलर में आपको कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन का एक वीडियो बनाया अलग से कि कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, डिटेल वीडियो है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। स्पीड कंट्रोलर, ये स्पीड कंट्रोल क्या करेगा, यहां पे जो एक इनपुट आता है स्पीड ट्रांसड्यूसर से, स्पीड ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक्चुअल स्पीड जो उस समय क्या है टरबाइन का वो देखता है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड जो है टरबाइन का उसका आउटपुट स्पीड कंट्रोलर में आता है, और एक आपका आउटपुट यहां पे एनआरटीडी का आ रहा है। ध्यान से देखिए, एक वैल्यू आपका एनआरटीडी का आ रहा है। तो यहां से आपका एक्चुअल स्पीड क्या है और आपने एनआरटीडी क्या उसका आउटपुट निकाला है, इस दोनों में एक एरर सिग्नल निकालता है। एरर सिग्नल होता है एनआरटीडी माइनस एक्चुअल स्पीड। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, एनआरटीडी माइनस एक्चुअल स्पीड। अब आपका एनआरटीडी मान लीजिए आपने डाला 1000 आरपीएम, ठीक है, और एक्चुअल स्पीड मान लीजिए वहां पे 400 आरपीएम, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक एरर सिग्नल निकालेगा और एरर सिग्नल क्या करेगा, स्पीड कंट्रोल का वो आउटपुट होगा, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होता है वो 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के रेंज में निकलता है, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट, ठीक है। ये जो आउटपुट निकला स्पीड कंट्रोल का आउटपुट, वो आपको चला जाता है कहां पे, आईएच कन्वर्टर में। आईएच कन्वर्टर सिंपली क्या है, वो इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पार्ट है, मींस आपका आईएच कन्वर्टर है। आईएच कन्वर्टर आपने देखा है कि आईएच कन्वर्टर एक आपका मेन कंट्रोल भाग के लिए होता है, एक ऑक्सिलरी कंट्रोल भाग के लिए होता है। आईएच कन्वर्टर में ये आपका आउटपुट आया स्पीड कंट्रोल का, यहां से आपको निकालता है सेकेंडरी ऑयल प्रेशर। उस स्पीड के रेफरेंस में कितना सेकेंडरी ऑयल प्रेशर होना चाहिए। आपका टीडीबीएपी 400 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था, आपने उसको आपने डाला 1000 आरपीएम, तो उसके हिसाब से सेकेंडरी ऑयल प्रेशर कितना जनरेट होना चाहिए वो यहां पे आपका जनरेट हो गया, और ये आपको चला जाता है ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व, मेन कंट्रोल वाल्व, ठीक है। और उतना आपको क्या करेगा, डिमांड देगा। ये डिमांड देगा कि आप मान लीजिए कि वहां पर कि 15% आपका कंट्रोल वाल्व ओपनिंग चाहिए, मेन कंट्रोल वाल्व, तो वहां से फिर आपका पोजीशन आएगा, ठीक है। पोजीशन मान लीजिए 20% में आके आपका उतना स्पीड बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से आपका ये काम करता है। तो जैसे आपको 1000 आरपीएम दिए, 1000 आरपीएम पे आप क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा सोकिंग करवाइए ताकि और केसिंग टेम्परेचर बढ़े। केसिंग टेम्परेचर फर्दर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको आरपीएम बढ़ाने के लिए परमिसिबल लिमिट देगा। यहां पे की और भी आपको देखना है कि एक आपका एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर होता है, एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर, तो इसको आपको लाइन अप कर लेना है। उसमें क्या होता है कि सीपी के डिस्चार्ज से एक लाइन टैपिंग करके इसमें आपका स्प्रे करते हैं। जैसे एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर 90 डिग्री सी से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आपका स्प्रे शुरू हो जाता है, वाटर स्प्रे हो जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका स्टीम टरबाइन के अंदर जाता है तो एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको ये लाइन अप रहेगा, तो जैसे 90 डिग्री के ऊपर जाएगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ के क्या करेगा, वो आपका स्प्रे करना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर को कंट्रोल रखेगा। केसिंग टेम्परेचर बढ़ते गया, आप उसको 1500 आरपीएम दीजिए, 1500 आरपीएम दीजिए, फिर 200 आरपीएम देके धीरे धीरे आप क्या कीजिए, उसको इंक्रीज बढ़ाते जाइए। तो आपको एक चीज यहाँ पे ये देखना है कि जैसे जैसे आपने स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो सक्शन फ्लो इंक्रीज होना चाहिए और डिस्चार्ज प्रेशर भी आपका इंक्रीज होना चाहिए। ये आपको देखना है स्पीड के साथ। जैसे जैसे आप स्पीड आरपीएम बढ़ा रहे हैं टीडीबीपी का, तो सक्शन फ्लो इंक्रीज होना चाहिए और डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि स्पीड डिपेंडेंट सक्शन फ्लो से ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल में सक्शन फ्लो। अगर उससे कम डिक्रीज हो गया तो टीडीबीपी को ट्रिप करा देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर आपको 3000 आरपीएम दीजिए, धीरे धीरे आरपीएम उसको बढ़ाते चलिए 3000 आरपीएम दीजिए, फिर 4000 आरपीएम दीजिए। अब केसिंग टेम्परेचर यहाँ देखते रहिए, केसिंग टेम्परेचर धीरे धीरे आपका 200 डिग्री सी के आसपास जाएगा, 210 डिग्री सी के आसपास जाएगा। अब आपको देखना है, आपको टीडीबीपी को आप लोड करना है। अभी आपका मान लीजिए कि एमडीबीपी चल रहा है 500 मेगावाट में, आपका 2 बीएपी तो चलना ही चलना है। एक मान लीजिए कि आपका एक टीडीबीपी चल रहा है, एक एमडीबीपी चल रहा है, तो आपको दूसरा टीडीबीपी को चला के एमडीबीपी को बंद करना है। तो कैसे हम लोग इसको सर्विस में लाते हैं, तो उसमें देखिए क्या होता है कि ड्रम लेवल कंट्रोलर पेज में जाइएगा, ड्रम लेवल कंट्रोलर में जाइएगा पेज में, तो आपको क्या होगा कि एमडीबीएपी टीडीबीपी, आपका टीडीबीपी इधर होगा, मेंबर वगैरह ये सब, ठीक है, टीडीबीपी है। तो उसमें देखना है, मान लीजिए टीडीबीपी ये रनिंग कंडीशन में, ये रनिंग कंडीशन में, और आप इसको आपको एंट्री करवाना है। तो वहां देखना है आपको डिस्चार्ज प्रेशर क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर और एमडीबीपी और टीडीबीपी का आरपीएम को देखते हुए इस जो सेकेंड जो टीडीबीपी है इसका आरपीएम को आपको बढ़ाते जाना है। सपोज कीजिए कि आपका डिस्चार्ज प्रेशर मान लीजिए कि
170 केजी प्रेशर है। सपोज कीजिए अभी आपका एमडीबीएफपी टीडीबीएफपी का डिस्चार्ज कॉमन डिस्चार्ज हेडर प्रेशर 170 केजी प्रेशर है, और आरपीएम मान लीजिए, देखिए आरपीएम तो एमडीबीएफपी और टीडीबीएफपी का डिफर करता है। मान लीजिए कि उस समय आरपीएम जो है टीडीबीएफपी का 5400 आरपीएम मान लीजिए चल रहा है, तो आपको जनरली क्या होता है कि आपको डिस्चार्ज प्रेशर को मैच करवाना है, तभी वो लोडिंग में आएगा, क्योंकि उसका एनआरवी होता है। तो एनआरवी के एक साइड से जब तक प्रेशर नहीं बढ़ेगा वो एनआरवी ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो एनआरवी को ओपन करने के लिए आपको जो टीडीबीएफपी का डिस्चार्ज प्रेशर 170 तक आपको लाना होगा। तो धीरे धीरे आप आरपीएम बढ़ाते जाइए। मान लीजिए आपका इसका आरपीएम 5200 आरपीएम कर दिया इसका, तो देखिए उसमें प्रेशर आपका कितना है। फिर थोड़ा सा प्रेशर आरपीएम और बढ़ाइए। एक बार क्या कीजिए, आप इसका डिस्चार्ज प्रेशर को मैच करवाइए। जैसे ही डिस्चार्ज प्रेशर आपका मैच किया, डिस्चार्ज प्रेशर जैसे ही मैच किया, तो स्पीड रिफरेंस में जो आप मैनुअली बढ़ा रहे थे उसको फटाक से चेंज ओवर करके रिमोट कर दीजिए। ठीक है, स्पीड रेफरेंस को आप मैनुअली जो बढ़ा रहे थे, जैसे ही डिस्चार्ज प्रेशर मैच किया, आरपीएम मैच कराने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आरपीएम दोनों का अलग अलग रहता है। आपको मेन देखना है कि डिस्चार्ज प्रेशर जैसे ही मैच हुआ, आपको आरपीएम बढ़ा के आपको डिस्चार्ज प्रेशर को मैच करवाना है। डिस्चार्ज प्रेशर जैसे ही मैच होगा तो स्पीड रेफरेंस में जो आप मैनुअली लिए थे उसको आप रिमोट कर दीजिए। रिमोट कर दिए, अब आपका क्या होगा कि आपका टीडीबीएफपी लोडिंग में आ गया। जैसे ही टीडीबीएफपी लोडिंग में आया तो टीडीबीएफपी का देखिए आपका टीडीबीएफपी का डिस्चार्ज वाल्व आपका कब ओपन हुआ था, जब आपका 20 केजी पर सेव स्क्वायर प्रेशर आ गया था, तो डिस्चार्ज वाल्व ओपन था। टीडीबीएफपी का डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, रीसर्कुलेशन वाल्व जो था वो आपका ओपन है। जो आपको टीडीबीएफपी को अपने लोडिंग किया, टीडीबीएफपी का आपका रीसर्कुलेशन वाल्व क्या ओपन है। अभी आपको क्या करना है कि एमडीबीएफपी को आउट करना है और टीडीबीएफपी को लोड करना है। आपने टीडीबीएफपी को लोड कर दिया, अब आपको क्या करना है कि अभी आपका क्या है कि एमडीबीएफपी का रीसर्कुलेशन वाल्व और टीडीबीएफपी का रीसर्कुलेशन वाल्व को क्या करना है कि एमडीबीएफपी का रीसर्कुलेशन वाल्व अभी क्या है, क्लोज है, और इसका क्या है, ओपन है। एकदम ध्यान से समझिएगा, एमडीबीएफपी का रीसर्कुलेशन वाल्व क्लोज है, टीडीबीएफपी का रीसर्कुलेशन वाल्व आपका ओपन है। अब आपको इसको चेंज ओवर कर देना है। चेंज ओवर करना है तो क्या कीजिए कि डेली आप अगर टीडीबीएफपी का रीसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज कीजिएगा पहले, मान लीजिए, तो आपका ड्रम लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ड्रम लेवल आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो फ्लो आपका रिसर्कुलेशन के तरफ जा रहा था, अप्रॉक्स 300 टन के आसपास फ्लो होता है रिसर्कुलेशन का, जो कैपेसिटी है 350 टन तक मैक्सिमम है। तो इतना जैसे आप किसी भी टीडीबीएफपी का रिसर्कुलेशन वाल्व को बंद कीजिएगा, इतना फ्लो डाइवर्ट हो जाएगा, और जैसे डाइवर्ट होगा इतना फ्लो आपका मेन सिस्टम में चला जाएगा, और मेन सिस्टम में जैसे गया तो ड्रम लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका आप एक काम कर सकते हैं कि आप ड्रम लेवल को थोड़ा सा सेट पॉइंट को डिक्रीज करके नेगेटिव ले आइए। नेगेटिव 150 तक आप ला सकते हैं एमएमडब्ल्यू से। ठीक है, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव जैसे आया, अब आप क्या कहिए, इसका रिसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अभी इसका ओपन था, जैसे ड्रम लेवल सेट पॉइंट -100 -120 एम के आसपास आता है, आप इसका रिसर्कुलेशन वाल्व को क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दिए, और इसके बाद क्या कीजिए, एमडीबीएफपी का रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर दीजिए। ठीक है, इसका क्लोज कर दीजिए, इसका आप ओपन कर दीजिए। थोड़ा सा ड्रम लेवल निगेटिव ला के ही ये काम कीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कि ये आपका क्लोज ओपन नहीं हुआ, ये क्लोज हो गया, ड्रम लेवल भाग जाएगा, तो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ड्रम लेवल को निगेटिव करके आप टीडीबीएफपी का मतलब रिसर्कुलेशन वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए, और एमडीबीएफपी का रिसर्कुलेशन वाल्व को आप ओपन कर दीजिए। ओपन हो गया, अब टीडीबीएफपी आ गया आपका कंप्लीट लोडिंग में। अब आप एमडीबीएफपी को आउट करना है, तो एमडीबीएफपी को आप कैसे आउट कीजिएगा बताइए। एमडीबीएफपी को आउट करने का बहुत सिंपल फंडा है। एमडीबीएफपी का आपका रिसर्कुलेशन ओपन हो चुका है। ठीक है, जैसे एमडीबीएफपी का रिसर्कुलेशन ओपन हुआ, तो एमडीबीएफपी को कंट्रोल कौन करना है, स्कूप।
आप स्कूप को धीरे धीरे डिक्रीज करते चलिए। जैसे ये डिक्रीज कीजिएगा तो देखिएगा इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। जैसे इसका प्रेशर डाउन हुआ, एमडीबीएफपी सर्विस से आउट हो गया। धीरे धीरे आप स्कूप को लाके 21% तक लेके आ जाइए। अप्रोक्स 30 मिनट तक वॉच कीजिए। 30 मिनट तक देखिए कि कोई दिक्कत नहीं है, टीडीबीएफपी दोनों मस्त चल रहा है। जैसे टीडीबीएफपी दोनों मस्त चला, आधे घंटे हाफ एन आवर के बाद आप क्या कीजिए, एमडीबीएफपी को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद आप स्कूप को उसको ऑटो में डाल दीजिए, ये सेट कर दीजिए, क्योंकि एमडीबीएफपी को आप सेट कर दिए, स्टैंड बाय में आप डाल दीजिए। जैसे एमडीबीएफपी को स्टैंड बाय में डालिएगा, उसका क्या होगा, डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका एओपी रनिंग में आ जाएगा, और आपका जो स्कूप है उसको भी आप ऑटो में डाल दीजिए, ताकि वो आपका स्कूप ट्रैक करता रहेगा कि कितना स्कूप, अभी मान लीजिए अभी कितना ड्रम लेवल है, उसके हिसाब से एमडीबीएफपी का स्कूप कितना होना चाहिए, उसको अपना ये ट्रैक करता रहेगा। जैसे ही टीडीबीएफपी कोई भी ट्रिप करेगा तो उतना स्कूप तो है ही, फटाक से आपका 15 सेकंड के आसपास आपको लोड कर देगा ड्रम लेवल को। उसका चेंज ओवर हम लोग कैसे करते हैं इसको देखिए। मान लीजिए कि इनिशियल में आपका पीआरडीएस से चल रहा था या सीआरएस से मान लीजिए आपका चल रहा था। अब आपका क्या है कि मान लीजिए टरबाइन का एक सर्टेन लोडिंग आ गया और आईपी एक्सट्रैक्शन प्रेशर आपको मिलना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए कि आपको आईपी एक्सट्रैक्शन प्रेशर मान लीजिए कि आपको 5 kg प्रेशर मिलना स्टार्ट हो गया, तो आपको स्टीम सोर्स को चेंज ओवर करना है। स्टीम सोर्स को चेंज ओवर कैसे करेंगे, आईपी एक्सट्रैक्शन वाल्व में क्या है कि आपका एक मैनुअली आइसोलेशन वाल्व होता है, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व होता है, ठीक है। तो मैनुअल आइसोलेशन वाल्व को आप क्या करना है कि क्रैक ओपन करना है, क्रैक ओपन करके धीरे धीरे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखना क्या है कि स्पीड इंक्रीज भी कर रहा है क्या, टरबाइन का स्पीड इंक्रीज भी कर रहा है क्या, उसको एब्जॉर्ब करना है और उस स्पीड को देखते हुए धीरे धीरे आपको इसको ओपन करते जाना है। और लाइव स्टीम प्रेशर जनरली आपका कितना है, 6 kg के आसपास होना चाहिए और टेम्परेचर 300 डिग्री सी के आसपास होना चाहिए। तो जैसे ही आपका लाइव आप आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम का मैनुअल एक्सट्रैक्शन वाल्व ओपन कीजिएगा, तो इतना स्टीम प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि एक्चुअली कंट्रोल वाल्व धीरे धीरे क्लोज होता हो जाएगा, धीरे धीरे, और इसको ओपन करते जाइए, धीरे ओपन करते जाइए, इसको 100% आपको ओपन कर देना है, इसको ओपन कर देना 100%। और पीआरडीएस और एक्चुअली कंट्रोल वाल्व उस समय आपको क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑटो में डाल दीजिए। ऑटो में डालने के बाद आपका नॉर्मल में आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम तक वर्क करेगा। किसी कारण से अगर आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम आपका प्रेशर नहीं मिल पा रहा है, उतना आपको हैंडल नहीं कर पा रहा है, उतना टरबाइन की स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक स्विच ओवर टू द ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व हो जाएगा और पीआरडीएस या सीआरएस का प्रेशर जाना शुरू हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, 0 से 50% तक आपका मेन कंट्रोल वाल्व मतलब आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम सर्विस में रहता है। जैसे ही डिमांड 50% से ज्यादा हुआ तो आपका उसके बाद एक्चुअली कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है, और टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करिए, ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाता है। 0 से 50% तक आपका आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम से आपका रोल करता है। जैसे आपका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट बढ़ता गया 50% से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको एक्चुअली कंट्रोल वाल्व से आप कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका स्टीम सोर्स का स्विच ओवर है।